देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था कि फोटोन जो है उसके पास ड्यूअल नेचर है, ठीक है। फोटोन स्ट्रेट भी चलता है और उसके अंदर वेव भी है। वेव मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ, सारी चीज़ें फोटोन के पास दोनों नेचर है। आगे समझ में क्या पढ़ा था, फोटोन वेव भी है और फोटोन एक पार्टिकल भी है। तो पार्टिकल नेचर है फोटोन का, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फोटोन्स की, और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने आज स्टडी करनी है। जितनी प्रॉपर्टीज़ बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं ये मैं समझाऊँगा, आप पहले इनको एक बार पढ़ लो, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई थी जो मैंने समझाई है। एक बार मैं आपको इनको वैसे पढ़ा देता हूँ। इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एंड रेडिएशन बिहेव्स एज ए पार्टिकल्स लाइक फोटोन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन या प्रॉपर्टीज़ हैं ये फोटोन्स की। तो फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है, इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। चलेगी तब तक क्या करेगी, स्प्रेड करेगी, फैलेगी। और जब इंट्रैक्शन होगा मैटर के साथ, टकराएगी, तो रेडिएशन बिहेव्स एट इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बनी हुई है, पार्टिकल से। स्ट्रेट नेचर हो गया ये, समझ में गया, पार्टिकल नेचर। तो ये फोटोन बन जाएगा उस टाइम पे। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी। कल भी मैंने आपको बताया था हर एक फोटोन के पास एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ पे होती है, उसके अंदर बंद पैकेट है, पैकेट के अंदर एनर्जी है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम। हर एक फोटोन का मोमेंटम होता है और उसके पास एनर्जी होती है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, h बाई लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट बाई लैम्डा, इट्स वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, कल बताया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं अभी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑल द फोटोन्स ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिन फोटोन्स के पास एक फ्रीक्वेंसी है न्यू और वेवलेंथ, जिनकी एक वेवलेंथ है, हैव द सेम एनर्जी। दो फोटोन है, दोनों फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, वेवलेंथ भी क्या है, सेम, तो उन दोनों के पास एनर्जी भी क्या होगी, सेम। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन कब चेंज होगी, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो वेवलेंथ अपने आप चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, अरे E इक्वल्स टू एच न्यू, और फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो, C बाई लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए वेव का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, समझ में गया। तो फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू लिखूंगा यार, न्यू, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए वेव यानी यहाँ पे लाइट है, लाइट की स्पीड क्या लिखी जाएगी, c, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जाएगा, c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा। आगे समझ में। तो दो फोटोन हैं, 10 हैं, कितने भी हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम है और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम। आगे समझ में, एनर्जी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी कि उन सभी का कलर क्या होगा, सेम। फ्रीक्वेंसी से क्या डिसाइड होता है, कलर, तो कलर भी क्या होगा, सभी का सेम। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, फोटोन्स एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या है, ये समझाना पड़ेगा। क्या इंटेंसिटी का और फोटोन की एनर्जी का कोई रिलेशन आपस में, कोई रिलेशन नहीं। कैसे कैसे समझाया जाए इस बात को, देखो मान लो आपने एक बल्ब लगाया 40 वोल्ट का, 10 रुपये वाला बल्ब जो आता है ना येलो कलर का, वो लगाया 40 वोल्ट का, और उससे फोटोन आके गिरे, यहाँ पे इल्यूमिनेशन हुआ, सरफेस पे चमक आई, ठीक है। अब क्या किया आपने, 40 वोल्ट की जगह सेम कलर का, वही येलो कलर का बल्ब आपने लगाया 100 वोल्ट का, आपने देखा चमक ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे सोचने के लिए, ठीक है। या तो पहले देखो 40 वोल्ट का जो बल्ब था 40 वोल्ट का, उसमें से 100 फोटोन आके गिरे इसके ऊपर, और हर एक के पास कितनी एनर्जी थी, 111, ठीक है। 2 तरीके हैं मैंने बोला, और उनमें से एक सही होगा और एक ही गलत होगा, सीधी बात है। अब जब आपने 100 वोल्ट का बल्ब लगा दिया 40 को चेंज करके, ठीक है, तो 100 फोटोन आ रहे हैं, अब भी कितने आ रहे हैं, 100 फोटोन। अब हर एक के पास एनर्जी कितनी है, 2 2 2, और यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आप सोचो पहले 100 फोटोन्स आ रहे थे, 40 वोल्ट का बल्ब था, अब कितने फोटोन्स आ रहे हैं, 200 फोटोन्स, तो क्या हुआ होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सही है, थिंकिंग बेस्ड कौन सा सही है,
क्या फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर गई? आपने वोल्टेज चेंज किया तब 40 की जगह 100 वोल्ट, क्या हर एक फोटोन की इंक्रीज 1 से क्या हो गई 2 या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए तब ज़्यादा इल्यूमिनेशन, ज़्यादा ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ज़्यादा? क्या इंक्रीज हुआ बेटा? नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए हैं। समझ में? पर फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, एनर्जी इज सेम। मैंने पहले बोला था येलो कलर, एनर्जी चेंज कब होगी? जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, लेकिन कलर तो हमने चेंज ही नहीं किया। समझ में गया? इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ही क्या है? इंटेंसिटी बढ़ी यानी कि क्या इंक्रीज कर गया? नंबर ऑफ फोटोन्स। आ गया समझ में? ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी आप सोचो पर फोटोन एनर्जी इंक्रीज करके, क्या नहीं, अभी एनर्जी फोटोन, सभी फोटोन्स की एनर्जी उतनी ही है, लेकिन अगर आपने 40 की जगह 100 वोट यूज़ किया तो आपने क्या बढ़ा दिया? नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करके उसके कारण इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। तो क्या कहता है कि जो फोर्थ पॉइंट है, फोटोन्स एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका फोटोन की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आप थोड़ी सी बढ़ा पाओगे कलर चेंज करने पर। मान लो रेड से आप ब्लू में शिफ्ट हो रहे हो तो इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा पाओगे और उस टाइम पे कलर भी चेंज हो जाएगा। एक रेड कलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग, और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो आप थोड़ी सी एनर्जी ही बढ़ा पाओगे। चीज़ है समझ में? तो एक सुबह के टाइम आप देखते हो, सुबह के टाइम 6 बजे और एक दोपहर में 12 बजे, क्या इंक्रीज़ हो जाता है? सरफेस पे आप देखते हो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, ग्राउंड पे चमक बढ़ जाती है कि नहीं? एक सुबह के टाइम और एक दोपहर 12 बजे, तो क्या इंक्रीज़ हो जाता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। सुबह जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं वो कम है, और दोपहर में 12 बजे आप देखते हो इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो कौन बढ़ गया है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। आगे समझ में? हाँ, तो मैं यही चीज़ बता रहा था कि एनर्जी का, किसी फोटोन की एनर्जी का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है ना? ब्लू कलर की लाइट जो है वो डिम भी हो सकती है और ब्लू कलर की लाइट तेज़ भी हो सकती है। क्या मतलब? डिम होने का मतलब क्या है? छोटी वोल्टेज, और अगर तेज़ है तो मतलब आपने पावर, बड़ा बल्ब यूज़ किया है, उसकी पावर क्या है? ज़्यादा। आगे समझ में? सेम कलर की लाइट डिम भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है, लेकिन वो इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी वो कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, और न कि एक फोटोन की एनर्जी। आगे समझ में? पर फोटोन एनर्जी सेम रहती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फोटोन ट्रैवल थ्रू द स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब फोटोन किसी सोर्स से निकलेगा तो किस स्पीड से ट्रैवल करता है? सेम स्पीड, लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर आप लाख में काउंट करो, लाख में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 अपने हो गए हैं कंप्लीट। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन डिसाइड्स इट्स कलर। मैंने पहले बता दिया था, किसी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी डिसाइड होगी। अगर फ्रीक्वेंसी आपने चेंज की तो एनर्जी बदलेगी, एनर्जी चेंज हुई तो उसका कलर भी चेंज होगा। डिसाइड इट्स कलर विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडियम। अब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे उसका कलर डिसाइड हो गया। अब वो फोटोन अगर डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो वो कलर चेंज नहीं होगा। आ गया समझ में? ये कहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडियम में फोटोन की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। रेयरर में क्या होगी? फास्ट। डेंसर में क्या होगी? स्लो। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि एयर में स्पीड क्या है फोटोन की? ज़्यादा। अब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ग्लास में एंटर करे या वाटर में एंटर करे? वाटर में एयर से कम, ग्लास में और कम। ये पढ़ चुके हैं हम रिफ्रैक्शन में। फोटोन की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो डिफरेंट मीडियम में क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ में? क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। लिख रखा है क्यों स्पीड चेंज होगी? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज। आगे, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, किसी फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। रेस्ट मास मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फॉर्मूला अगर आप यूज़ करो, वेलोसिटी वाला मास क्या होता है? mv है ये वेलोसिटी वाला मास। उसका फॉर्मूला क्या है? m नोड इज रेस्ट मास। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसका रेस्ट मास बोला जाता है ये। ठीक है, अगर वो मोशन में होता है तो वो मास कौन सा मास है? वेलोसिटी वाला। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ आइंस्टाइन, m = m नोड रेस्ट मास 1 - v²/c²। तो रेस्ट मास कितना होता है? 0। कैसे 0 होगा? आप देखो, अगर ये फोटोन, ये तो अपनी स्पीड है ना व्हीकल की,
हमारी लाइफ में जो स्पीड है वो v है। अब ये किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, चलेगा तब लाइट की स्पीड से। तो c रखो यहाँ पे c से c कैंसिल, कितना बचा 1, 1 माइनस 1 कितना 0, और 0 का रूट कितना होता है 0, तो m इंटू 0 क्या हो गया 0। तो किसी फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0। आ गया समझ में। अब देखते हैं कि किसी फोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बताता है, क्या फोटोन के ऊपर चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए। आप चीज़ों को सोच सकते हो, एक मास ही अट्रैक्ट करता है। अगर मैं इसको छोड़ूँ तो अर्थ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसके पास मास है। अगर फोटोन के पास चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर यह डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक फोटोन को आपने ऐसे थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, देखो एक चार्ज है ना, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, हमने पढ़ा हुआ है। और अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखा, ये मुड़ना चाहिए, लेकिन ये तो सीधा ही चला गया। पहले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नहीं मुड़ा, सीधा चला गया। मैग्नेटिक फील्ड लगा करके देखा, नहीं मुड़ा, फोटोन सीधा चला गया। मतलब उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज दिखाई नहीं दिया। अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ता, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है इसके ऊपर, कि इसके ऊपर अभी चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। आगे समझ में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे डिफ्लेक्ट नहीं होते, बिकॉज, और इस क्यों नहीं होते, दिस शोज दैट फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे क्या साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आपसे पूछ ले कोई फोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आपने क्या बोलना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इन कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम। इन कोलिजन, यहाँ पे रुकना चाहिए। इन कोलिजन किसका, फोटोन का मैटर के साथ। जब फोटोन कोलाइड करेगा किसी मैटर के साथ, पार्टिकल के साथ, तो क्या होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व्ड होते हैं, बट नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व्ड नहीं हो सकते, ये कहता है। अब ये पॉइंट समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। क्लियर कर दूं, लास्ट पॉइंट समझाता हूँ। देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जब कोलिजन होगा, जब फोटोन कोलाइड करेंगे किसी मैटर से, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं एब्जॉर्ब होकर। मतलब क्या कहता है, एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड, नहीं हो सकते कंजर्व। क्या है, ये एक मेटल का पीस है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं 6। अब यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन्स डाले हमने, अब ये फोटोन्स आकर के यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अभी ये जो फोटोन्स हैं इनके पास एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं 6 सभी के पास। मोमेंटम कितना है 5, एज्यूम किया है। जब ये आकर के स्ट्राइक कर जाएंगे, यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास भी कुछ क्या है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कितनी है 10, और यहाँ पे इनका मोमेंटम कितना है 5 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। जब ये आकर के स्ट्राइक कर जाते हैं फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे, तो हम क्या देखते हैं पता है, एनर्जी कितनी हो गई है, एनर्जी हो गई है 16। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम इनका इलेक्ट्रॉन्स का देख रहे हैं, मोमेंटम हो गया है 10। आगे समझ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कितने हैं 6, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर 0। आया कि नहीं आया समझ में। जब ये फोटोन यहाँ इंसिडेंट करते हैं, यहाँ इस मेटल सरफेस के ऊपर, एनर्जी देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी है 16, 10 + 6 कितना रहेगा 16। मोमेंटम 5 इनका 5 इनका, कितना हो गया मोमेंटम नेट 10। नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे 4 थे, नंबर ऑफ फोटोन्स 4 थे यहाँ पे इनिशियली, इलेक्ट्रॉन 6 थे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो गए 0। ऐसा ही होता है। तो लास्ट पॉइंट ये है अपना, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। कोलिजन में क्या कंजर्व रहेगा, एनर्जी और मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट नंबर ऑफ फोटोन्स
विल नॉट बी कंजर्व। आगे समझ में? ऐसा ही होता है। फोटॉन्स कहाँ गए? अब फोटॉन्स क्या हो गए? एब्जॉर्ब। इस मेटल सरफेस ने क्या कर लिया? उनको एब्जॉर्ब, और एनर्जी और मोमेंटम इनको ट्रांसफर हो गया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या है? कांस्टेंट, कंजर्व्ड। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व्ड। कुछ आया समझ में? हाँ, ये चीज़ है। क्योंकि फोटोन जरूरी नहीं कि फोटोन कंजर्व रहे। कंजर्वेशन ऑफ फोटोन सुना है आपने लो अभी तक? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन सुना है? नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नहीं देखा अब तक। नहीं देखा ना, क्योंकि होते ही नहीं है। जब आप देखोगे कि एक बल्ब के अंदर लाइट कैसे बनती है, तो लाइट बनती है किसी एटम को अगर एक्साइट करते हो ना आप, उसको इलेक्ट्रिसिटी से या गर्म करके कुछ भी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के पास, तो जब आप इसको एक्साइट करोगे हीट से, तो ये यहाँ पहुँच गए। अब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रहने नहीं देंगे यहाँ पे, वो बोलेंगे हमारा ऑर्बिट है जा, तो ये वापस आता है। वापस आता है तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 8, और यहाँ घूमने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 6। तो 2 एनर्जी क्या वेस्ट कर देगा, कहाँ चली जाएगी? तो 2 एनर्जी का पैकेट बनाएगा फोटोन और बाहर फेंक देगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा काम करता है। आगे समझ में? अब बताओ, पहले पार्टिकल कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन। अब कितने पार्टिकल हो गए? 2। कंजर्वेशन गड़बड़ा रहा है। तो ई इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फोटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो एनर्जी जो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी बची? 2। वो एनर्जी का एक पैकेट बना करके बाहर फेंकता है, और वो फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन एच न्यू, ठीक है। और ये एनर्जी है 2 डिवाइडेड बाई एच, और इस तरह से फोटोन की एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। आगे समझ में? तो फोटोन्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कंजर्व हैं, वो एब्जॉर्ब होकर के ख़त्म भी हो सकते हैं और एमिट होकर के नए भी बन सकते हैं। आगे समझ में? हाँ, तो लास्ट पॉइंट ये कहता है, ठीक। अब फोटोन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, फोटोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो? इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले कब पता चला? पता है कुछ? देखो, पहले पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में भी आता है और 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी आता है। आगे समझ में? अब यहाँ पे शुरू में क्या किया गया? यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया गया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और यहाँ एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी, हाई टेंशन बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस हाई वोल्टेज बैटरी। और यहाँ वैक्यूम पंप लगा करके एयर का प्रेशर लगातार डिक्रीज करते चले गए। सारे समझ में जो बोल रहा हूँ? अब एयर का प्रेशर डिक्रीज करते चले गए, क्यों करते चले गए? ताकि एयर का एक एक आइटम क्या हो जाए? अलग अलग, ठीक है। अब जैसे आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल प्रोवाइड करवाओगे, देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, अब इस पॉजिटिव को यहाँ जोड़ दिया, नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया, तो एक बन गया एनोड। जिसको आपने पॉजिटिव से जोड़ा है उसको क्या बोलेंगे? एनोड, और जिसको नेगेटिव से जोड़ा है दैट इज कैथोड। ये थोड़ा सा एक रिव्यू दे रहा हूँ मैं, वैसे आपको पता ही है। तो यहाँ गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया, एयर का प्रेशर बहुत कम हो गया वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो क्या देखा? ये देखा गया इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि कैथोड से कुछ रेज निकली और इधर आई एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रीजियन में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए? 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट के बीच में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दो, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव बढ़ाते जाओ, इसके ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ इस रीजियन में कौन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसने एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसको खींच लिया। एटम के अंदर यहाँ एटम्स है ना एयर के, उनमें से किसको खींच लिया इसने? इलेक्ट्रॉन्स को। और इस तरह से जब ये टकरा करके आगे चले तो एक चमक सी प्रोड्यूस हुई और इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। कुछ रेज सी दिखाई दी, उस टाइम पे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ गया? बाद में पता चला। तो मतलब बेस क्या है? बेस तो यही है ना, एक्सपेरिमेंट तो यही है जिससे हमारे को पता चला इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है। तो इस तरह से जो रेज निकली उनको नाम दिया गया कैथोड रेज, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज दिखाई दिया, चमक। अब यही एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन को बताया इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन भी है दुनिया में,
आगे समझ में। अब इस तरह से देखो, आपने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया है, एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मान लो जन्मदाता यही है, मान लिया वो बात तो, लेकिन इस तरह से आपने किसको निकाला, किसको एमिट किया, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन किस किस टाइप का होता है वही चीज़ें समझ रहे हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किस तरह से बाहर निकला है, फील्ड लगा करके। कौन सा फील्ड लगा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की हेल्प से अगर किसी एटम के अंदर, चाहे वो मेटल का एटम हो या एयर का, कोई भी एटम हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का अगर एमिशन हो रहा है, तो फील्ड की हेल्प से अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। इसलिए बोला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज फील्ड एमिशन। किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, क्या है ये, फील्ड एमिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्मल एमिशन, थर्मल या थर्मियोनिक। थर्मल एमिशन क्या है, अगर किसी एटम को अगर आप एनर्जी दे देते हो, एक एटम है, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी दो या हीट दे करके, आगे समझ में। मान लो हम हीट से दे रहे हैं, थर्मल एमिशन का मतलब क्या है, आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अपना ऑर्बिट बढ़ा देगा, और ज़्यादा एनर्जी दोगे आप तो ऑर्बिट बढ़ाता चला जाएगा और छोड़ करके चला जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है आपने। तो इस तरह से अगर जो इलेक्ट्रॉन निकाला है उसको क्या बोलोगे आप, कौन सा मेथड है वो, थर्मल मेथड। तो इसको, इस एमिशन को क्या नाम दिया गया, थर्मल एमिशन। आगे समझ में। ये सेम है जैसे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, उतनी पोटेंशियल एनर्जी आप दे दो, चाहे हीट की फॉर्म में दे दो, उतनी पॉजिटिव दे दोगे तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और छोड़ करके निकल जाएगा। अब क्या कह रहे हो समझ में तो नहीं आ रहा। जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे इसके पास इस ऑर्बिट में -eV एनर्जी है, समझ में आ गया। नेगेटिव का मतलब याद रख लेना, अट्रैक्शन के लिए। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -Gm/r, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं हो चाहे आप हो, हमारे पास कितनी एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी है -Gm/r। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से फ्री करना चाहते हो तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव दे दो, आगे ना समझ में, इतनी एनर्जी पॉजिटिव दे दो, नेट क्या हो जाएगी, एनर्जी 0। किसी बच्चे को इतनी एनर्जी दे करके फेंक दो ना मैं, तो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएगा, नेट एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। मैंने पॉजिटिव दे दी। यहाँ नेगेटिव साइन कैसे हो करता है, अट्रैक्शन। अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट करिए, आगे समझ में। ये एक है तो 11th क्लास की चीज़। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋण, कर्जा, आगे समझ में। हमारे ऊपर क्या है, कर्जा है, ठीक है। मान लो मैंने इसको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, 10,000 रुपये दे दिए, पहली बात तो देगी कभी, वो बता नहीं देगी, तो 10,000 नहीं देगी ना तब तक छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर कर्जा हो गया, आगे समझ में। तो ये चीज़ है ऋण, ऋणात्मक चार्ज, समझ में आ गया। हाँ, अब जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, दैट इज़ नेगेटिव EV। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्या नेट एनर्जी क्या होगी, 0। अब आप इसको हीट से दो एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से दो, कैसे भी दो, उतनी एनर्जी देते हो तो ये बाहर निकल जाएगा। और इस टाइप का एमिशन क्या बोला जाएगा बेटा, थर्मल या थर्मियोनिक एमिशन, आगे समझ में। और भी मेथड है क्या, हाँ है, अभी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसलिए तो इतनी तामझाम कर रहे हैं। जो मेथड ओरिजिनल मेथड है वो तो अभी आया ही नहीं है। और भी मेथड मैं आपको बताता हूँ एमिशन का। एक है सेकेंडरी मेथड, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन। अब ये तो नाम नहीं है, ये सुना होगा। सेकेंडरी एमिशन क्या है, अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के ऊपर डालो, वो इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन छोड़े आपने एनर्जी दे करके, वो क्या बोले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। वो जब इसके सरफेस पे आगे स्ट्राइक करेंगे, अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे और इनको भगा देंगे, जाओ खुद रह जाए भले ही, लेकिन आपने निकाल तो दिया ना इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इस टाइप का जो एमिशन है सेकेंडरी एमिशन बोला जाता है। खुद तो प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी। तो वो आगे स्ट्राइक करेंगे इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल गए, एमिशन हुआ, और क्या है, सेकेंडरी एमिशन, आगे समझ में। लास्ट जो ओरिजिनल मेथड जो हम करने जाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ने का मेन एम यही है कि जो लास्ट एमिशन है उसको समझा जाए। लास्ट एमिशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो एमिशन।
यही तो पढ़ना है हमारे को। इसलिए तो आपको समझाया कि एमिशन किस किस टाइप के होते हैं। फोटो एमिशन क्या है, जब आप किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर, कल भी बताया था मैंने आपको, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो वो लाइट का जो फोटोन है, क्या है, फोटोन, फोटोन यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, अपनी एनर्जी अपना मोमेंटम किसको दे देगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट आउट। आया समझ में। हर टाइप की लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा नहीं होगा, हर टाइप की लाइट के साथ ऐसा नहीं होगा। एक सूटेबल लाइट ही क्या काम कर सकती है, किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने का काम कर सकती है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो एमिशन। समझ में आ गया। हमारे को यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में, हेल्बर्ग एंड लियोनार्ड एक्सपेरिमेंट। टेंशन मत लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो एमिशन है ना ये, और इस तरह से जो इफेक्ट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसको क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे समझ में। और हमारे को यही पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेल्बर्ग एंड लियोनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है।